नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में खेला होगा और खेला हुआ। नंदीग्राम यानी कि ममता बनर्जी की सीट पर ममता बनर्जी के साथ और पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में यह खेला हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीजेपी ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन तो किया, कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार बनाने का जो सपना था वो टूट गया। तृणमूल कांग्रेस ने भी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं। दीदीगिरी का तीसरा दौर शुरू हो रहा है। पूरे देश ने देखा है फाइटर दीदी का नया अवतार। Won the match, and it is that my target was 2-1. You know, my two candidates will be winning later on because Murshidabad 2 seats. The election is not taking place; it is on 16. Both the seats are. ममता ने कहा था बांग्ला निजेर में के चाय और बंगाल ने अपनी मुख्यमंत्री की बात पर मुहर लगा दी। एवं salute to my nation also, salute to my Bengal people also. Salute to my motherland, salute to my all the people from Bengal and all the people from all over the country. Now, Bengal saved the country. I am proud to say that Bengal saved the country and we are proud of it. And regarding oath-taking ceremony, we will do a very small way because COVID is in process. And I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now because we will do the victory rally after the COVID situation is over. ममता ने खेला हो में कहा तो बंगाल की जनता ने भी ममता की हैट्रिक लगवा दी। बीजेपी को बढ़त तो बहुत मिली पर सरकार बनाने के मंसूबों के साथ। Today I just said all this. So many people, they congratulated us. We are so grateful. Individually, I am going to thank them. But collectively also, I am telling, we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us blessings. You have seen that how money power, muscle power, mafia power. And election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. जंग अप्रत्याशित थी, जीत अप्रत्याशित है, जोर आजमाइश अप्रत्याशित थी, जश्न भी अप्रत्याशित है। सेलिब्रेशन होता ही नहीं। एक तो बात है 200 का ऊपर ममता बनर्जी ने सीट मिला है तो कोई आदमी तो इसको लिए तो रहे तो होगा। मरे गले चिंता नहीं, दीदी जीते गए हमरा मरे गले चिंता नहीं किंतु এই অমিত শাহকে এই মোদি की देखाর জন্য न मतुआ ने पूरी तरह साथ छोड़ा, न मुस्लिम किसी रूप में बटे, न महिलाओं का विश्वास डिगा, न एम ने पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री दफ्तर की नेम प्लेट पर ममता बनर्जी का नाम और गाढ़े रंग से पेंट कर। दीदी ये बताइए, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं क्या ममता बनर्जी 2024 में एक तरह से नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना चाहती है या नहीं? बंगाल का आदमी ने बता दिया कि हिंदुस्तान में अभी नरेंद्र मोदी से जाना है और नया कुछ आना है कि अभी जो चल रहा है ठीक से नहीं चल रहा है। आज अगर कोविड हमारा देश में इतना नहीं होता, अगर ठीक टाइम में हम ठीक से काम करते, 6 महीना हम नेग्लेक्ट कर दिया और कितना आदमी का जान चला गया। आज देखो दिल्ली रो पड़ रहा है, आज मुंबई रो पड़ रहा है, आज बहुत सारे स्टेट रो पड़ रहा है। हमारा स्टेट में भी 5 लाख बाहर से आदमी लेकर और सीएपीएफ फोर्स 5 लाख से हम बंगाल में गांव में जाके पूरा कोविड स्प्रेड कर दिया। और लोगों को कोई आरटीपीसीआर नहीं होता है, लेकिन हमारा काउंटिंग एजेंट को आरटीपीसीआर करने पड़ता है। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन? ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया जानबूझ के। ऐसा लगता है कि जनता ने मन बनाया ममता जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का, ऐसा लगता है मुझे। हमने जो अपेक्षा की थी वैसा परिणाम नहीं, फिर भी हमने बहुत प्रगति की है। पिछले विधानसभा में 3 थे, आज 3 से हम आगे बढ़े हैं। ये जीत आसान नहीं थी। बीजेपी से बेहद कठिन मुकाबला था, पूरा लाव लश्कर था, आक्रामक प्रचार था, कठोर वार थे, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व था, लेकिन अब वो कारवां गुजर गया, वो बार छंटा है। तो ममता बनर्जी न सिर्फ जीत बल्कि महाजीत के साथ बंगाल के विश्वास पर काबिज है। दीदी का दम
जिंदाबाद। ये जीत दीदी ममता बनर्जी की है, टी ममता बनर्जी की है। ये जीत सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की है। हर सीट पर ममता बनर्जी का समर्थन या विरोध था। हर सीट पर जीत और हार की धुरी पर ममता बनर्जी ही थी। अब जो जीती है तो ममता बनर्जी ही जीती। पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी को जीत का उपहार दिया, भारतीय जनता पार्टी को सांत्वना पुरस्कार दिया और लेफ्ट और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। ममता बनर्जी की जीत हुई, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक दांव पेंचों से नहीं हुई, बल्कि ममता बनर्जी के अपने स्टाइल के कारण भी हुई। स्टाइल एक स्ट्रीट फाइटर की। ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव लड़ा, पूरा चुनाव प्रचार किया व्हीलचेयर पर बैठकर और एक टांग पर वो चुनाव जीत गई। हालांकि जब नतीजे वाला दिन आया तो ममता बनर्जी भली चंगी है, फिट है, दुरुस्त है और अपने पैरों पर खड़ी है। খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। शोर का एक सैलाब सा उठा जब ममता बनर्जी ने वार किया। সৌভাগ্যদায়িনী চন্ড মুন্ড বোধে দেবী। समर्थन का उद्घोष सा उठा जब ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में ललकारा। ममता ने बंगाल की संस्कृति से रिश्ता याद दिलाया तो जनता ने दिल से रिश्ता जुड़ा होने का भरोसा दिया। जीत के जश्न में वो सब इतिहास जरूर बन चुका है, लेकिन नतीजों की जो छाप छूटी है वो भविष्य की राजनीति की भी दिशा तय करती रहेगी। हम बहुत पॉलिटिक्स किया है, हम जिंदगी भर हम जिंदा लाश है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है कि हमारा कोई घर से लेकर मेरे को आ गया, मेरे को पास से माथा से लेकर ऐसा कोई जाएगा नहीं बचा जिसमें हमको नहीं पिटाया। हम जिंदा लाश का माफिक पॉलिटिक्स करते हैं आज भी। इसी के लिए मेरे क्रेडेंशियल्स, माय कमिटमेंट इज माय क्रेडेंशियल एंड माय ऑनेस्टी इज माय क्रेडेंशियल्स। ये जीत की ओर उठा पहला कदम था। इधर उधर समर्थक, बीच में व्हील चेयर पर दीदी। सांत्वना लोगों के चेहरों पर, सहानुभूति लोगों के दिलों में। इसके साथ जब दीदी ने घायल शेरनी वाला दांव चला तो वाकई खेला हो गया। और खेला होवे মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। विरोध की राजनीति ने इसे राजनीतिक तमाशा कहा, लेकिन जब खेला ही राजनीति का था तब क्या कम और क्या ज्यादा, क्या सही और क्या गलत, जिसका दांव चला वो जीत गया। आप जय श्री राम बोलना चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो ममता दीदी तो गाड़ी रोक कर कहती है जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल दूंगी। मैं ममता दीदी को चेताने आया हूं। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, ये पश्चिम बंगाल है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ जय श्री राम बोलने से आप नहीं रोक सकती हो। मैं बुलाता हूँ जय श्री राम। ममता दीदी मुझे अरेस्ट कर सकती हो तो कर। बीजेपी ने परिवर्तन के नारे की तरह जय श्री राम का उद्घोष किया। ममता बनर्जी ने स्थानीय सेंटिमेंट को लेते हुए हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ दी। नफरत करो, ये कुरान नहीं कहता है। अब जब नतीजे सामने हैं तब लगता है दांव ही सही, लेकिन रणनीति अकाट्य थी। জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী, অভয়া শক্তি, বলপ্রদায়িনী, তুমি জাগো, জাগো মা। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তিহরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা क्षमाधात्री शाश्वता नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्य मोक्ष देवी। पहले पार्टी ऑफिस में पैसे जमा करके आ जाइए। जरा सोचिए, ऐसी आपदा में भी टीएमसी की कटमनी चलती रही।
যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ। আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না রैटमानी खान? ওটা रैटमानी। लड़ाई जहां तक गई, जिस स्तर तक गई, ममता बनर्जी ने अपनी शैली में उनका वहां तक पीछा किया। দেখা হবে, যেটা হবে, তাহলে আমার বিরুদ্ধে যতই হামলা হোক, अगर उन्होंने बार बार खुद को स्ट्रीट फाइटर कहा तो अपने अंदाज से ये बार बार साबित भी किया। छींट के जवाब में एक ईंट उनके पास लगातार बची रही। फुटबॉल का दीवाना है कौन नहीं जानता, लेकिन इस एक फुटबॉल से सियासत का गोल भी किया जा सकता है, ये ममता बनर्जी ने करके दिखाया। संकेत एक था, संदेश कई थे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। बंगाल का जो रण था वो महाभीषण था और विधानसभा चुनावों से पहले उसका बिगुल बज चुका था। यानी 2019 से ही वहां पर एक तरह से समझ लीजिए संघर्ष चल रहा था। पहले लोकसभा की सीटें बीजेपी ने वहां से जीती, दम भरा विधानसभा का। जाहिर है अब विधानसभा के चुनाव हुए हैं, यहां पर दीदी ने अपना दम दिखाया है, तो इसके सीधे मायने देश की राजनीति से जुड़ जाते हैं। रण के बीचों बीच ऐसी रणनीति आमतौर पर सियासत में देखने को नहीं मिलती। दीदी का दांव अपनी जगह सही था, समझने वालों से समझने में गलती हुई और देख दीदी अब अपने पुराने खेल पर उतर आई है। बंगाल में दीदी और टीएमसी द्वारा हिंसा की कोशिश की जा रही है। दीदी ओ दीदी দেখা হবে, দেখা হবে, যেটা হবে, যেটা হবে, তৃণমূল জিতবে, তৃণমূল জিতবে। बीजेपी को छोड़कर बीच चुनाव में ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जब हर विपक्षी का साथ मांगा तो ये उनके उन चुनावी आरोपों का एक्सटेंशन था जिसमें वो बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाती। चिट्ठी नेताओं के पास गई थी, संदेश सीधा जनता के बीच गया। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। विपक्ष को आह्वान दीदी की राजनीति का हिस्सा था। वोटर्स के मन पर यह असर डालना था कि मोदी शाह के खिलाफ वो सबसे बड़ी लड़ाइयां हैं और इसके लिए वो हर किसी की एक ही उम्मीद भी है। विपक्षी दलों को यह भरोसा दिखाना था कि 2024 में जंग की मशाल अब भी उनके हाथ में है। मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी। दीदी इस देश की भविष्य तो बोलते थे मोदी नहीं तो कौन, दीदी इंडिया की फ्यूचर। अब जब दीदी की असीम बहुमत से जीत हो चुकी है तब ये बात भी तय है कि इस जीत के मायने बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाले, बात दिल्ली तक आएगी और ममता बनर्जी उस बात का सबसे ऊंचा स्वर होंगी। मोदी वर्सेस ऑल का कॉन्सेप्ट ही ममता बनर्जी का हुआ करता था। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में उन्होंने समूचे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर पेश किया था। इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए जिसमें ममता बनर्जी ने बीजेपी के अलावा सभी विपक्षी दलों से यह गुहार लगाई कि उन सबको उनके साथ आना चाहिए क्योंकि देश की राजनीति को इस बात की जरूरत है, तो
तो जाहिर है नतीजे आने के बाद बधाई संदेशों का तांता लग गया और साथ ही कटाक्ष होने लगे भारतीय जनता पार्टी पर। I must say how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case. विराट जीत में दीदी को कसक इस बात की जरूर रहेगी कि नंदीग्राम वो हार गई। नंदीग्राम की हार भी कई संकेत देती है। शुभेंदु की चुनौती में दम था, नंदीग्राम में दीदी का डंका संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं के दम पर था, लेकिन जीत बड़ी है और बंगाल चुनावों का फिलहाल अंतिम सत्य यही है। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना। दीदी की नंदीग्राम से पराजय ने बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी नाम का कद्दावर चेहरा जरूर दे दिया है, लेकिन अगला चुनाव बहुत दूर है। फिलहाल के नतीजे राष्ट्रीय फलक पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। बंगाल की राजनीति को दीदी से बेहतर कोई नहीं समझ पाया। ये जीत इस बात पर मुहर लगाती है। उन्होंने जब कहा कि वो हारी तो बंगाल को बाहरी चलाएंगे, जनता ने मुंह हामी भरी और बूथ पर जाकर वोट दीदी को दे दिया। ये जीत बांग्ला अस्मिता के उस भरोसे की जीत है जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करती है। लेकिन इस विश्वास, जीत और जश्न से परे एक बात पूरी देश की राजनीति के लिए चिंतन का एक अवसर भी देना चाहती है, और वो ये कि इस जीत ने इस बात पर एक तरह से मुहर लगाई है कि बीजेपी का मुकाबला राष्ट्रीय पार्टियां नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां बेहतर कर रही हैं। দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যি খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। दीदी की जीत इस बात की ओर भी इशारा करती है कि आने वाले समय में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की अहमियत और कम हो सकती है। उन्हें राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ सेकंड और थर्ड पार्टनर भी बनना पड़ सकता है। बंगाल विजय का बीजेपी का सपना सिर्फ इमोशनल नहीं था बल्कि आगामी रणनीति का आधार भी था। बंगाल की जीत से 2024 के लिए बीजेपी को ताकत लेनी थी। बंगाल की हार के बाद मुश्किल जरूर। ममता बनर्जी की स्ट्रीट फाइटर वाली छवि आज की बात नहीं है। कांग्रेस में थी तो जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनेट पर चढ़कर विरोध किया था। लेफ्ट पार्टियों का किस तरीके से वो विरोध करती थी और अब बीजेपी का जैसे मुकाबला कर रही है। ममता बनर्जी की यह अप्रत्याशित जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। यह अप्रत्याशित मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा और साथ ही ममता बनर्जी जो बार बार अपने आप को एक स्ट्रीट फाइटर कहती हैं, उस बात को भी याद रखा जाएगा। लेकिन स्ट्रीट फाइटर कहलाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ममता बनर्जी की राजनीति कहां से शुरू हुई, उनका संघर्ष कैसा रहा, ये देखते हैं। जिस जंग में सारे पुराने साथी बारी बारी साथ छोड़ गए, जिस जंग में सबसे करीबी साथी सबसे बड़ी चुनौती बन गए, नंदीग्रामे लड़ाई जंगल नवले लड़ाई तेरा छिलोरा ताई एरा पश्चिम बंगाल होती थी। उस जंग को जीतकर ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया आखिर वो क्यों है बंगाल की पहली। धन्यवाद, अनेक अभिनंदन। दिल्ली से आकर किसी भी राज्य में इस प्रकार से दादागिरी कोई नहीं कर सकता, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। बांग्लार मानुष, बांग्लार जय, बांग्लार जय, बांग्लाई पारे, बांग्लाई पारे। इस देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करेगा वो औंधे मुंह गिरेगा। ये दीदी की दीदीगिरी है जिसके आगे न कोई पार्टी टिकी न नेता। बंगाल फिर तृणमूल के रंग में रंग गए। ममता बनर्जी बंगाल की बागिन, अग्नि कन्या, न जाने कितने नामों से उन्हें 10 साल पहले देश में सबसे लंबी चलने वाली वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंका था और इस बार बीजेपी के सभी दावों को ध्वस्त कर दिया। के बाद दीदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष को उनमें उम्मीद की नई किरण दिख रही है। ये साफ संदेश
पश्चिम बंगाल की जनता ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इस देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करेगा वो औंधे मुंह गिरेगा। दीदीज इंडिया की फ्यूचर। ममता देश की नेता। तीसरी जीत के साथ दीदी ने साबित कर दिया कि बंगाल में उनकी ही दीदीगिरी चलेगी। सिलवटों से भरी सूत की बंगाली साड़ी और रबड़ के चप्पल पहने ममता का संघर्ष भी अभूतपूर्व रहा है। Politics, you've had a very long struggle. Was it more difficult defeating the left or defeating Modi Shah? No, left they have some ideology, Congress they have some ideology, but Modi Shah, this ideology, this syndicate ideology is something different. You know, they are too much. They are too much. You cannot trust them. They cannot do anything and everything. They can do anything and everything, even with smile face. That is the problem. And they can do the danga, they can do the polarization, they can do the finish the people, they can do anything and everything. I'm really, it's a sad affair for me to say anything about any particular person. I have a respect for the chair, so I respect the chair, and I have no blame for anyone. आपको कोई डर नहीं लगता दीदी? आप ये पूरे कैंपेन में आपको कभी डर नहीं लगा कहीं ना कहीं कि मैं हार जाऊंगी? कोई डर नहीं था। हम लड़ते हैं, हम मरते नहीं हैं। हम लड़ते हैं, हम डरते नहीं हैं। हमारा स्लोगन नहीं है कि हम करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जिताएंगे, हम दिखाएंगे और बीजेपी को हटाएंगे। ममता बनर्जी का बचपन ही बंगाल की सियासत के बीच पला था। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी कांग्रेस कार्यकर्ता थे और उनके साथ ममता राजनीतिक आयोजनों में जाए। जब ममता सिर्फ 17 साल की थी तब इलाज के अभाव में उनके पिता चल बसे। ममता उनके सपने को जीना चाहती थी। वो इंदिरा कांग्रेस से जुड़ गई और उन्हें पश्चिम बंगाल विद्यार्थी परिषद में जगह मिल गई। शुरुआत से ही ममता बाकी कार्यकर्ताओं से अलग दिखती थी। 1975 में वो तब मीडिया में छा गई थी जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण की कार पर चढ़कर अपना विरोध जताया। दरअसल केंद्र की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जेपी कोलकाता दौरे पर गए थे। शहर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला शहर में दाखिल हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जेपी के काफिले को रास्ते में रोक दिया। बताया जाता है कि इसी दौरान ममता बनर्जी जेपी की कार की बोनेट पर चढ़ गई थी और खूब नारेबाजी की थी। 1984 में उन्हें लेफ्ट के गढ़ जाधवपुर से सीपीआईएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया और 29 साल की ममता ने उन्हें पटखनी दे दी थी। जब सोमनाथ चटर्जी को जब उन्होंने हराया तब सारे हिंदुस्तान के अखबार ये बात लिखा था कि शी वाज ए जायंट किलर। सियासत में ममता का नाम दर्ज हो गया। शायद उनका बड़ा होता कद ही था कि ममता के दुश्मनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही। 16 अगस्त 1990 को कोलकाता के हाजरा चौक पर यूथ कांग्रेस की एक रैली की अगुवाई करते हुए ममता आगे बढ़ रही थी। सामने से सीपीआईएम की भी रैली हाजरा क्रॉसिंग की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों रैलियों का आमना सामना हुआ, चंद लेफ्ट कार्यकर्ता ममता को निशाना बनाकर उनकी ओर लपके। ममता बनर्जी को लगी चोटें बहुत गंभीर थी। खुशकिस्मती से वो पूरी तरह ठीक भी हुई और अगले ही साल नरसिंह राव सरकार में मंत्री पद भी संभाला। लेकिन ममता की राजनीति विरोध की राजनीति रही। वो केंद्र में मंत्री बनी तो अपनी सरकार का ही विरोध करती रही। बातें न माने जाने के कारण रैली के मंच से उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी। वो 2 साल ही मंत्री रह पाई। में लेफ्ट पार्टियों का, कांग्रेस का, सबका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन ममता बनर्जी की जीत से सब खुश हैं। अब जरा हम इतिहास में पीछे चलते हैं, जब ममता बनर्जी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी। दरअसल वामपंथ का विरोध उनकी राजनीति का हिस्सा था और ममता बनर्जी बहुत नाराज रहने लगी कि कांग्रेस अब उस तरीके से जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनका विरोध नहीं करती है। ममता बनर्जी युवा थी, आक्रामक थी और उनकी जो राजनीति का स्टाइल था वो कांग्रेस के भीतर किसी तरीके से कसमसा रहा था। इसीलिए 1997 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। तृणमूल कांग्रेस बहुत तेजी से बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी बनती जा रही थी, लेकिन ममता की बेचैनी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। ममता बनर्जी को एहसास था कि पार्टी को मजबूत बनाना है तो उन्हें सत्ता के केंद्र में रहना ही होगा। 1999 में वो एनडीए का हिस्सा बन गई। उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई।
लेकिन कभी इस्तीफा, कभी इस्तीफे की धमकी, तो कभी सरकार की नीतियों की सार्वजनिक निंदा। ममता की राजनीति का स्टाइल नहीं बदला। फाइटर 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 फाइटर। दीदी जब 2004 साल में जब तृणमूल एक एमपी था, 29 एमएलए था सिर्फ, उस समय से भी फाइटिंग करता है। सीपीएम हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ममता दी का एक स्पेशल है फाइट। कहना मुश्किल है कि ममता उसूलों पर अडिग है या फिर जिद उनकी फितरत, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से किनारा करने के बाद राज्य में भी उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। 2005 के चुनाव में कोलकाता नगर निगम भी तृणमूल के हाथों से निकल गया। तकरीबन इसी वक्त बंगाल की वामपंथी सरकार उद्योग के लिए लाल कालीन बिछा रही थी और इसके लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण से आम लोग त्रस्त हो रहे थे। 18 मई 2006 को जब एक ओर बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी ओर उद्योगपति रतन टाटा सिंगूर में अपनी नैनो प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे थे। बंगाल की ये नई उदारवादी छवि थी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि इस प्रोजेक्ट के लिए गरीबों की जमीन छीनी गई थी। सिंगूर में गुस्सा सुलग रहा था और ममता बनर्जी ने किसानों की हित की लड़ाई अपने हाथों में ले ली। सिंगूर 2 साल तक जलता रहा। राज्य सरकार अपनी जगह पर अड़ी रही। आखिरकार अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने नैनो को बंगाल से बाहर ले जाने का ऐलान कर दिया। केवल नैनो फैक्ट्री बंगाल के बाहर नहीं गई, लेफ्ट का जनाधार खिसक गया। ममता मजलूमों की मसीहा बन गई। एक और नंदीग्राम, दूसरी ओर सिंगूर। ममता बनर्जी में दबा कुचला बंगाल भी अपना भविष्य देखने लगा और बुद्धिजीवियों का बड़ा तबका वामपंथ से परे बंगाल की एक नई तस्वीर। 2011 के विधानसभा चुनावों में एक लहर सी उठी, जिसमें लेफ्ट के 34 साल का शासन डूब गया और उस लहर पर सवार ममता बनर्जी बन गई पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। I have got blessings from the people and I am especially grateful to all of my. It is a victory of democracy. Bengal, the people were not allowed to vote. This is the first time they voted. That's why this is a victory of the democracy. We said it is our freedom struggle. हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, आरोप से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे और जो हमसे टकराता है वो चूर-चूर हो जाता है। ममता बनर्जी पर परिवारवाद के भी आरोप लगते रहे। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के बहुत आरोप लगे, लेकिन ममता कभी भी बैकफुट पर नहीं आई। उन्होंने हर एक आरोप का जवाब आक्रामक तरीके से दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी के लिए 2 आरोप बहुत बड़ी चुनौती रहे। पहली, मालदा की सांप्रदायिक हिंसा, जहां उनको तुष्टीकरण के आरोप झेलने पड़े। दूसरा, शारदा चिट फंड स्कैम, जहां पार्टी नेताओं का नाम आया, एक्शन हुआ, लेकिन अधिकतर खानापूर्ति। ममता पर भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर भी परिवारवाद का आरोप लगा। उनकी ईमानदारी पर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने हर आरोप का डटकर मुकाबला किया। एक आदमी अगर आएगा तो क्या है, नरेंद्र मोदी का परिवार को, हर आदमी को देखो तो कुछ किधर किधर में है। हम डेटा दे दो, हम देता नहीं है कि हम जेंटल है इसके लिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो दे देगा। तो क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अगर इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? एक आध आदमी आने का कोई खराब नहीं होता है। आप कैंपेन में व्हीलचेयर पे थी और आपको जब इंजरी हुई थी, आज इतने दिनों के बाद आप इतने दिनों के बाद आप चल रही है। आर यू नाउ बैक टू वर्क टुमारो मॉर्निंग, ममता बनर्जी, एंड व्हेन विल यू बी स्worn in? नो, मेरे को प्लास्टर काटा था बिफोर 5-6 days ago. So there I was totally rest. I was totally bed rest for my leg choke, and now I am wearing this anklet and all this, and very small. So it will take some time for. Who has inspired Didi? दीदी, who is your inspiration? कोई रोल मॉडल, इंस्पिरेशन इतनी जो आपको इस चुनाव में ताकत मिली है? Anybody else you see a street fighter like you? जो आप Bengal soil. तो ये जॉय बांग्ला का जो स्लोगन आपका है, क्या वहीं से आपको शक्ति मिलती है?
देखिए जय बांग्ला मीन्स हम बांग्ला को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ममता बनर्जी की खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनके सादे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, उनकी संवेदनशीलता अधिकतर आक्रामक होकर शब्दों में बरसती रही, कभी कभी चित्र बनकर भी उभरती रही, कभी कविताओं की सूरत में दिखी। चित्र उन्होंने जन जन के मन में उकेरा था, वो एक बार फिर उन्हें 5 साल के लिए राज्य की कमान सौंपी। मानुष बांग्लार जय, बांग्लार जय, बांग्लाई पारे, बांग्लाई पारे। ममता बनर्जी की बंगाल में जीत की वजह जो भी हो, मायने बहुत बड़े हैं और अभी से लेकर 2024 तक उसे बहुत टटोला भी जाएगा। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।